कह रहे थे अब हम लोग सीधा चाओ बेस की ओर जाएंगे। इन सभी को जितने जल्दी हो सके क्लियर करना है। हमारा मेन टारगेट लिनहाई सिटी में इक्लिप्स समूह के लोग हैं। तभी चाओ बेस में कॉल लगाया गया। चेंजिंग वन तुरंत रिप्लाई देता है, यस बॉस। जॉन्ग उनसे पूछ रहे थे चाओ बेस के हालात इस वक्त कैसे हैं, पायरेट्स की स्थिति इस वक्त क्या है। चेंजिंग वन इस वक्त अंदर में छुपे हुए जरूर थे, लेकिन उन्हें बाहर का सब कुछ पता था। वह कह रहे थे 70% पायरेट्स रिसोर्सेज के तलाश में चले गए हैं और 30% समुद्री डाकू इस वक्त पोर्ट की रखवाली कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता था कि आप आ रहे हैं। इस वक्त वे लोग हमारे पुराने किलेबंदी करने वाले एरिया में घात लगाकर आप लोगों पे अटैक करने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जॉन्ग सोच रहे थे हालांकि वहाँ पे रुकने वाले जितने भी पायरेट्स होंगे वे सभी उनके एलाइट फाइटर्स होंगे। अगर हम उन सभी को खत्म कर देंगे तो त्याने सिटी का क्राइसिस भी जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। तभी विला का दरवाजा खुलता है। अंकल और अन्य लोग भागकर आते हैं। जॉन्ग आप आ गए हैं। जॉन्ग कह रहे थे लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आप सभी विला के अंदर ही रहे, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अंकल कह रहे थे जॉन्ग चलो हम लोग साथ में मिलकर फाइट करते हैं। एक सपोर्टर साथ में भी होना काफी अच्छा होता है। फाइटीजू ने भी फाइट करने की हिम्मत की। वह भी कह रहा था बॉस हमने बहुत लंबे समय से फाइट नहीं की है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, कम से कम युद्ध के मैदान में नियंत्रण करने में मैं मदद कर सकता हूँ। जॉन्ग फिर भी उन्हें कहते कि नहीं आप लोग शेल्टर में रहो, जरूरत पड़ने पे मैं आप लोगों को बुला लूंगा। हमारी जानकारी के अनुसार दुश्मन की ताकत हमारे नियंत्रण में है, हम उनसे निपटने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आप लोगों को और तीनों बेस के लोगों को अभी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई स्पेशल कंडीशन आ जाती है तब आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहना होगा। तभी अंकल कह रहे थे ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें कहें, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। जॉन्ग वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अंकल यू को कुछ सिल्वर बुलेट्स के बॉक्स दे दिए। हालांकि जॉन्ग के पास में सिल्वर बुलेट्स के 3000 राउंड्स मिले थे, उनमें से सिर्फ 20 राउंड्स ही अंकल को दिया गया और साथ में ब्लेजर सिटी के उन्नत वेपन्स जो कि उसने ब्लेजर सिटी के वेयर हाउस से लिया था। एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल GPW2, ये पिछली पीढ़ी के वेपन से दुगुना पावरफुल थी। अंकल यू उस वेपन को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए। इसका मतलब भी ये था कि जॉन्ग उन्हें बैकअप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेली चांकिंग चाओ बेस पहुंचने से पहले एक 3D मैप को ओपन करते हैं और बैटल प्लान को डिस्कस करना शुरू कर दिया और कह रहे थे कैप्टन जैसा कि आप लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग में एक्सपर्ट हैं, इसलिए आपको सबसे पहले पॉइंट ए पे जाना चाहिए। वहाँ पे एक कमांडिंग हाइट है। क्यू गॉमिंग आपका और कैप्टन का काम होगा लॉन्ग रेंज फायर को प्रोवाइड करना ताकि दुश्मन को सप्रेस किया जा सके। हम लोग पोर्ट्स के दोनों तरफ से अटैक करेंगे। सामने से कुछ शिप्स की वजह से तो ब्लॉक है, हम दोनों तरफ से अटैक करेंगे, वे लोग भाग नहीं सकते हैं। और जब वक्त आएगा तो मैं और लियांग यू दोनों मिलकर पायरेट्स के लीडर कैन्यूट को संभाल लेंगे। बाकी लोग एनिमी के ट्रूप्स को क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बेली चांकिंग की प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। बेली चांकिंग अपनी प्लान बताने के बाद जॉन्ग की तरफ देख रहे थे। जॉन्ग भी कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, बस सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, दुश्मन को कभी भी कम न आके। वहाँ के सारे लोगों ने एक बार में कहा यस कैप्टन मैं समझ गया। जॉन्ग और उनकी टीम 1 घंटे से भी कम समय में चाओ बेस के बंदरगाह पहुँच गए थे। वे लोग कार से उतरे, दुश्मन के अटैक करने से पहले वे लोग एक्शन में आ गए। तभी बेली चांकिंग ने आंख मारी। येजिकांग भी समझ चुके थे। येजिकांग ने अपने ड्रोन को उड़ाए। ड्रोन जैसे ही ऊपर गए कुछ कैप्चर कर पाते तभी वे ड्रोन गिर गए। येजिकांग काफी शौक में थे। वे सभी समझ चुके थे कि एक छोटा सा भी मैग्नेटिक हेरफेर होने की वजह से ड्रोन ऊपर नहीं उड़ पाते हैं। जॉन्ग मेंगसियो से कह रहे थे क्या आप पायरेट्स के बारे में पता लगा सकते हो। मेंगसियो कह रही थी हमारी एबिलिटी सिर्फ 3 किलोमीटर दूर तक ही देख पाती है और फिलहाल हम लोग 5 किलोमीटर दूर हैं। तभी बेली चांकिंग ने तुरंत निर्णय लिया चलते रहो और ज़ूमियाओ आप अपनी एबिलिटी से तूफान लाते रहो ताकि सामने वाले दुश्मन हमें देख ना पाए। ज़ूमियाओ ने भी कहा हाँ उसकी एबिलिटी हवा है, जब तक वह हवा के जरिए तूफान पैदा करते रहेगा दुश्मन उन्हें देख नहीं पाएंगे। तभी तूफान का फायदा उठाकर सारे लोग चाओ बेस के बंदरगाह की ओर दौड़ पड़े। पायरेट्स का ध्यान भी उनकी ओर चला आया। कैन्यूट कह रहे थे क्या वे लोग आ गए हैं। दोस्तों दुश्मनों को मारना शुरू कर दो। बहुत सारी गोलियां उन तूफान के डायरेक्शन पे चलाई जा रही थी। हालांकि उन गोलियों से टेंगो टीम के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी बेली चांकिंग कह रहे थे इन छोटे कद के लोगों की चिंता मत करो, सबसे पहले उन म्यूटेंट्स को मार दो, जितनी जल्दी हो सके लड़ाई को खत्म करो। बंदरगाह में बहुत सारे लोग टेंगो टीम की ओर गोलियां चला रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे।
लेकिन जैसे ही जॉन्ग की टीम बंदरगाह पहुंचने वाली थी तभी एक घटना हो गई। बेली चांकिंग आगे की ओर बढ़े थे और उनका शरीर किसी अदृश्य चीज से टकराकर पीछे चले आए। वह अपने आप को गिरने से संभालते हुए कह रहे थे, ये क्या है, ये किसी तरह का अदृश्य दीवार है क्या? तभी जॉन्ग कह रहे थे, पीछे हट जाओ। उन्होंने अपने पास से गन निकाली और सामने की ओर अदृश्य दीवार पे चला दिया। होली सिल्वर बुलेट्स उस अदृश्य दीवार पे लगी और फिर नीचे गिर गई। जॉन्ग कह रहे थे, होली सिल्वर बुलेट्स भी बेकार है, ये किस तरह की एबिलिटी है? तभी अचानक बहुत सारे पायरेट सामने आ रहे थे। वे लोग कह रहे थे, हमने इसे पकड़ लिया है, ये लोग काफी बड़ी मछली हैं। इन लोगों के जीवन के बदले हम लोग जैगनान क्षेत्र से कितना ज्यादा आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, वास्तव में यहाँ पे आना हम लोगों का बेकार नहीं गया। जैसा कि जॉग ने देखा कि हजारों पायरेट्स उनकी तरफ टिड्डियों की तरह चार्ज कर रहे थे। किसी अदृश्य दीवार की वजह से वे लोग उन पे अटैक नहीं कर पा रहे थे। वुडी हंसते हुए कह रहा था, ये लोग तो खुद ही अटैक कर रहे हैं। सीरियसली, ये लोग तो मौत को इनवाइट करना चाहते हैं। इन्हें अब भी ये नहीं समझ में आया है कि ये लोग किस तरह के दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। पायरेट्स तो सिर्फ समुद्र में ही पावरफुल होते हैं, जमीन पे आने के बाद वे अपनी पावर को आधा खो देते हैं। नॉर्मल टीम की बात तो छोड़ो, अगर यहाँ पे खुद ड्रैगन किंग भी चले आते तो भी वह इन्वेस्टिगेशन टीम से टक्कर लेने के बारे में नहीं सोचते। ये लोग बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जॉन्ग इस वक्त बिल्कुल शांत थे। पता नहीं क्यों अंदर से उन्हें अजीब और अनईजी फीलिंग हो रहा था, जैसे कि कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड सोचने के बाद जॉन्ग थोड़ा पीछे हटते हैं। उनकी बॉडी को इनविजिबल वॉल जैसा रेजिस्टेंस फील हुआ। उन्होंने अपने हाथ को पीछे की तरफ चेक किया तो उन्हें पता चल गया कि एग्जिट भी ब्लॉक हो चुका है। जॉन्ग ने तुरंत सभी को अलर्ट किया, हो सकता है हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं। तभी सभी ने अलर्ट होकर के आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस हुई। ये नॉर्मल बैटलफील्ड नहीं था। पता नहीं कब से उनके आसपास एक मैसिव ट्रांसपेरेंट केज बन चुका था जो उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका था। सिर्फ साइड ही नहीं बल्कि ऊपर और नीचे पूरी तरह से ब्लॉक था। और तभी हजारों पायरेट्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे, कोई भी एस्केप रूट नहीं बचा था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक शख्स सामने आता है। ये कैन्यूट था, 4th डिवीजन का कैप्टन, और वह कह रहा था, जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। लेकिन जॉन्ग तो उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे और अपनी टीम के लोगों से कह रहे थे, बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते रहो। जब तक उनके पास कोई एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंस नहीं है, मैं नहीं मान सकता कि कोई बैरियर को तोड़ा नहीं जा सकता। तभी जितने भी टीम के लोग थे सभी ने अपने अपनी वेपन से बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बैरियर 1 इंच भी नहीं हिला। उस बैरियर में अटैक करने से ऐसा लग रहा था ना ही उसमें कोई डिफेंसिव फोर्स थी, ना ही वह अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे तोड़ना काफी इम्पॉसिबल लग रहा था। वो बैरियर सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा था और वो भी बिना किसी रिएक्शन के। कैन्यूट ने देखा उसे तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है और वह कह रहे थे, तुम लोग तो काफी ज्यादा बदतमीज हो, सिंपल सा इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकते हो। लेकिन चलो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बैरियर जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो इसका कोई भी तोड़ नहीं है। अब तुम लोग इस पिंजड़े के परिंदे बन चुके हो। असल में पायरेट्स के टीम में एक व्यक्ति था, चेन सीयू। उसकी आई के अंदर जॉन्ग और उनकी टीम मैसिव क्यूब शेप में लॉक दिख रहे थे। ये उसकी सुपर एबिलिटी थी, ड्रॉ एंड ट्रैप। जैसे कि एक शिकारी पक्षियों को ट्रैप करने के लिए करता है, वैसे ही चेन सीयू अपने इनविजिबल ट्रैप को एक्टिवेट करके रखा हुआ था। जैसे ही कोई व्यक्ति उसके रेंज में आता है वह लॉक हो जाएगा। उसके बाद उसके पास कोई भी एस्केप रूट नहीं बच पाती है। लेकिन इसका भी एक रूल था, जब तक चेन सीयू अपनी जगह पे खड़ा रहेगा तब तक ही ट्रैप एक्टिवेट रहेगा। अगर वह अपनी जगह से हिलता है या तो फिर वह मारा जाता है तो ट्रैप ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। अचानक तियानलोंग पायरेट्स का लीडर कैन्यूट काफी सीरियस अंदाज में कह रहा था, मिटा दो इन सभी को। जैसे ही उसने कमांड दी, हजारों पायरेट्स शैतानी हंसी के साथ गन को फायर करने लगे। चारों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी। तुरंत वह एक किलिंग जोन बन चुका था। तभी जॉन्ग की आवाज गूंज उठी, सभी से कह रहे थे, डिफेंस करो। उसने तुरंत अपने डुअल रियलम बैरियर को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें टीचर लियान, शिकिंग और हुआ भी सेफ हो गए। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी।
जो जोंग के 1 मीटर करीब थे वही बच पाएंगे, जो उनसे 1 मीटर दूर थे उनको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी। लेकिन टीम में सभी लोगों की स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, उन्होंने भी अपना अपना डिफेंस कर लिया। तभी बेली चैंकिंग कह रहे थे ये सिस्टम तो काफी गड़बड़ है, हमारी अटैक तो बाहर नहीं जा रही है और उनकी अटैक अंदर आ रही है, क्या ये बैरियर एक तरफा है? तभी पायरेट्स में से एक और म्यूटेंट सामने आता है और वह अपनी दोनों हाथों को फैलाते हुए ऊपर करता है। आइस का एक बड़ा टुकड़ा हवा में उड़ने लगे, एक 50 मीटर का डायमीटर वाला एक बड़ा आइस बॉम्ब बन गया और फिर उस आइस बॉल को तोप की गोले की तरह जोंग और उनकी टीम की तरफ फेंक दिया गया। तभी बेली चैंकिंग कह रहे थे अब हमारी बारी है और वह आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी जोंग ने उन्हें रोक दिया और कह रहे थे अगर ये आइस बॉल यहाँ पे टूटती है तो फिर हमारी मूवमेंट स्पेस काफी कम हो जाएगी, चाहे हम कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन कम स्पेस की वजह से हम लोग सही से डिफेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे हैंडल करने दो। जोंग ने अपनी डुअल रियलम एब्सोल्यूट बैरियर को हटा दिया और तुरंत डायमेंशन गेट को समन किया। विशाल आइस बॉल बिना किसी आवाज के डिसअपियर हो गया, तुरंत जोंग के अल्टरनेट डायमेंशन स्पेस के अंदर चला गया। कैन्यूट जोंग की ये एबिलिटी देखने के बाद एकदम शॉक में थे। अच्छा तो ये शख्स वही है फीनिक्स युआन रेन ने जिसे एलिमिनेट करने के लिए कहा है। जैसा कि हमें बताया गया था इस व्यक्ति का डिफेंस काफी अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तो इस केज के अंदर बंद है मैं तुझे थका थका कर मार दूंगा। तभी पायरेट्स ने हेवी वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स वे सभी फायर करने के लिए रेडी कर लिया। लेकिन जोंग ने भी मुस्कुरा दिया और वे अपने 2 और डायमेंशन गेट को ओपन कर दिया और जैसे ही वे सभी अटैक जोंग के पास आते हैं फिर से उन सभी अटैक्स को गायब कर दिया गया। मिसाइल्स और कैनन के अटैक सभी अल्टरनेट डायमेंशन के अंदर चले गए। जोंग के दिमाग में तभी एक आइडिया आया, वह कह रहे थे अब ये खेल बदलने वाला है, अगर उनका अटैक अंदर आ सकता है और हमारा अटैक बाहर नहीं जा सकता है तो फिर एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन बाउंड्री क्या है। ये सोचने के बाद उसने एक नई स्ट्रेटेजी एक्सपेरिमेंट करने के बारे में प्लान किया। डायमेंशन गेट मैक्सिमम कैपेसिटी मोड, बाहर से आने वाले जितने भी अटैक्स थे चाहे वह बुलेट्स हो या एक्सप्लोजिव्स हो अपने डायमेंशन के अंदर कलेक्ट किया था, उन्हें उन्हीं की तरफ वापस रिफ्लेक्ट कर दिया और सभी गोलियां जैसे अंदर आई थी वैसे ही बाहर जाने लगी। वहाँ पे जितने भी पायरेट्स थे उन सभी का अपना तो कोई डिफेंस नहीं था, एक पल में बहुत सारे पायरेट्स मारे गए। जोंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे अब मैं समझ गया ये केज किस तरह से काम करता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट केज के अंदर डिफाइन हो चुका है वह ऑब्जेक्ट या इंसान इस केज से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हुए हैं उन पे ये रूल लागू नहीं होता है। जैसे कि जोंग और उनकी टीम बुलेट का इस्तेमाल करे तो भी इस केज को तोड़ नहीं सकते, मगर बाहर के पायरेट्स अगर बुलेट का इस्तेमाल करते हैं तो वह अंदर चली आती है, यहाँ तक कि उस बुलेट को बाहर भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। और हालांकि बेली चैंकिंग और दूसरे लोगों ने भी ये पैटर्न को समझ लिया, लेकिन मुश्किल तो ये थी कि अभी भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर पायरेट्स ने अटैक करना बंद कर दिया या टाइम वेस्ट करते रहे या अपने अटैक करने के तरीके को बदल दिया तो फिर क्या होगा। कैन्यूट भी यही सोच रहा था, जोंग बुलेट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उसने ऑर्डर दिया सभी लोग फायरिंग बंद करो, लेकिन जोंग को तो समझ में आ चुका था वो कहाँ रुकने वाले थे। जोंग उन सभी को देख रहे थे, जो भी म्यूटेंट्स इस केज को बनाया है वह भी इसी भीड़ में कहीं पे होगा। जोंग कह रहे थे सभी लोग मुझे थोड़ा स्पेस दो, मैं 3 तक काउंट करूंगा, फिलहाल के लिए आप लोग भी डिफेंसिव मोड में आ जाएं। हालांकि टीम के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया था कि जोंग इस वक्त क्या करने वाले हैं, लेकिन कैप्टन का ऑर्डर है तो वे लोग भी इनकार नहीं कर सकते। जोंग ने भी काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, 1 अपने डायमेंशन गेट को ओपन कर दिया। जैसे ही 2 कहा डायमेंशन गेट के अंदर बड़े बड़े कैनन बैरल बाहर दिखने लगे। 3 कहते ही जोंग ने कहा सभी लोग नीचे बैठ जाएं। तभी जोंग के आसपास विशाल स्पेस ओपन हुआ जिससे एक साथ 500 वेपन अटैक करने वाले थे। ये सभी वही वेपन्स हैं जो कि पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज किए गए थे, जो कि ब्लिज़र्ड सिटी के वेपन वेयर हाउस से लिया गया था। आज के टाइम में ऐसे हेवी वेपन्स को कैरी करना भी आसान नहीं था, लेकिन जोंग की इंटरनल स्पेस की वजह से ऐसा करना पॉसिबल था। इस वक्त 500 कैनन लोडेड थे, रेडी टू फायर। जोंग ने अपने बैटल सूट की एआई के थ्रू तुरंत एक कमांड दे दिया और अगले ही सेकेंड 500 कैनन एक साथ फायर कर
दिया गया। ये सीन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। सिर्फ एक इंसान एक ही बार में 500 तोपों की सलामी दे सकता है। पायरेट्स को तो लगता था वह केज से 200 मीटर दूर हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वे लोग सेफ हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी। 500 तोपों की सलामी की वजह से 500 पायरेट्स तुरंत मारे गए। हालांकि जोंग 500 पायरेट्स को मारने के बाद फिर भी कह रहे थे, डैम इट, ये 500 तोप तो एक ही बार चलाए जा सकते थे, क्योंकि 500 तोपों को फिर से रिलोड करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी दुश्मनों को तो काफी अच्छा डैमेज दिया गया है।